तो बच्चों चलिए अब हम अपनी अगली यूनिट स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करने से पहले हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म देखनी होगी जिसका नाम है डेटा। डेटा को हम कैसे डिफाइन करते हैं? डेटा इज इंफॉर्मेशन और सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फिगर्स। देखिए एक एग्जांपल लेके इसको क्लियर करते हैं। देखिए यहां पे ये एक मैंने फिगर डाला है। इस फिगर में आपको बहुत सारे नंबर्स दिख रहे होंगे। ये क्या है? वैसे ये आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयरलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज में जो मैच हुआ था उसका रिजल्ट है। यहां पे लिखा हुआ है वेस्ट इंडीज वॉन बाय 44 रन्स। अब देखिए यहां पे वेस्ट इंडीज इनिंग लिखा हुआ है और यहां पे बहुत सारे प्लेयर्स के नाम लिखे हुए हैं। इन प्लेयर के सामने लिखा हुआ है कि ये बी सी ये सब क्या है? बोल्ड, कैच आउट, बोल्ड, कैच आउट, इस तरह से लिखा हुआ है। और यहाँ पे सी है, आगे बी लिखा हुआ है। बी है कि किसने बॉल करा था और किसने कैच करा है। और यहाँ पे आया कि नॉट आउट, और एक इस प्लेयर के आगे लिखा हुआ है कि ये रन आउट हुआ था। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बॉल जो फेंकी गई थी उसके बारे में डिटेल दे रखी है। हर प्लेयर ने कितने रन बनाए वो लिखे हुए हैं, किसने कितने चौके मारे, किसने कितने छक्के मारे, किसने कितनी बॉल खेली, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। तो ये डिफरेंट न्यूमेरिकल डेटा है या फिर कोई फैक्ट्स हैं, इन सब का एक कलेक्शन है। तो ये क्या है? ये एक डेटा है। पर अब जिस स्टाइल से इस डेटा को कलेक्ट किया गया है, प्रेजेंट किया गया है, एनालाइज किया गया है और इससे कुछ इंटरप्रिटेशंस भी करे गए हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए ये मैच मैंने देखा नहीं था। आयरलैंड का मैच वैसे भी मैं नहीं देखता। आयरलैंड और वेस्ट इंडीज का जो मैच हुआ था, इस पूरे गेम का जो भी रिजल्ट रहा था, इस गेम में क्या क्या हुआ था, ये सब कुछ हमें इस डेटा को देख के पता लग जाता है, क्योंकि इस डेटा को प्रेजेंट ही इतने अच्छे तरीके से किया गया है। देखिए कितने साफ तरीके से लिखा हुआ है कौन से प्लेयर ने कितने रन बनाए, उसको किसने आउट किया, उसने कितने चौके मारे, उसने कितने छक्के मारे, सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। इसके बाद में देखिए और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है और यहाँ पे बॉलिंग की इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो ये देख के बताया जा सकता है कि पूरे मैच में शुरू से लेके आखिर तक क्या हुआ होगा। सिर्फ एक इतने से पेज को लेके 10 घंटे को मैच को एक इतने से पेज पे अच्छे से डिटेल में लिख डाला गया है। अब ये जो रिजल्ट्स आए हैं, इस रिजल्ट के बेसिस पे हम कुछ अजम्पशंस बना सकते हैं कि आने वाले मैचेस में वेस्ट इंडीज और आयरलैंड के बीच में कोई भी खेल होगा तो जैसे, क्योंकि पिछले वाले मैचेस में आयरलैंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी, तो उम्मीद करी जाती है कि आने वाले गेम्स में भी आयरलैंड की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। ऐसे कुछ अजम्पशंस बनाए जा सकते हैं और ये अजम्पशंस हम इसलिए बना पाते हैं क्योंकि हम इससे स्टडी कर पाते हैं, एनालाइज कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। तो ये देख के आपको एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा कि हम अब इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चीज जो हम पढ़ने जाएंगे वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो बच्चों चलिए अब हम अपनी अगली यूनिट स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करने से पहले हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म देखनी होगी जिसका नाम है डेटा। डेटा को हम कैसे डिफाइन करते हैं? डेटा इज इंफॉर्मेशन और सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फिगर्स। देखिए एक एग्जांपल लेके इसको क्लियर करते हैं। देखिए यहां पे ये एक मैंने फिगर डाला है। इस फिगर में आपको बहुत सारे नंबर्स दिख रहे होंगे। ये क्या है? वैसे ये आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयरलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज में जो मैच हुआ था उसका रिजल्ट है। यहां पे लिखा हुआ है वेस्ट इंडीज वॉन बाय 44 रन्स। अब देखिए यहां पे वेस्ट इंडीज इनिंग लिखा हुआ है और यहां पे बहुत सारे प्लेयर्स के नाम लिखे हुए हैं। इन प्लेयर के सामने लिखा हुआ है कि ये बी सी ये सब क्या है? बोल्ड, कैच आउट, बोल्ड, कैच आउट, इस तरह से लिखा हुआ है। और यहाँ पे सी है, आगे बी लिखा हुआ है। बी है कि किसने बॉल करा था और किसने कैच करा है। और यहाँ पे आया कि नॉट आउट, और एक इस प्लेयर के आगे लिखा हुआ है कि ये रन आउट हुआ था। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बॉल जो फेंकी गई थी उसके बारे में डिटेल दे रखी है।
हर प्लेयर ने कितने रन बनाए वो लिखे हुए हैं, किसने कितने चौके मारे, किसने कितने छक्के मारे, किसने कितनी बॉल खेली, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल डेटा है या फिर कोई फैक्ट्स हैं, इन सबका एक कलेक्शन है। तो ये क्या है? ये एक डेटा है। पर अब जिस स्टाइल से इस डेटा को कलेक्ट किया गया है, प्रेजेंट किया गया है, एनालाइज किया गया है और इससे कुछ इंटरप्रिटेशंस भी करे गए हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए, ये मैच मैंने देखा नहीं था, आयरलैंड का मैच वैसे भी मैं नहीं देखता। आयरलैंड और वेस्ट इंडीज का जो मैच हुआ था, इस पूरे गेम का जो भी रिजल्ट रहा था, इस गेम में क्या क्या हुआ था, ये सब कुछ हमें इस डेटा को देख के पता लग जाता है, क्योंकि इस डेटा को प्रेजेंट ही इतने अच्छे तरीके से किया गया है। देखिए कितने साफ तरीके से लिखा हुआ है, कौन से प्लेयर ने कितने रन बनाए, उसको किसने आउट किया, उसने कितने चौके मारे, उसने कितने छक्के मारे, सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। इसके बाद में देखिए और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है और यहाँ पे बॉलिंग की इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो ये देख के बताया जा सकता है कि पूरे मैच में शुरू से लेके आखिर तक क्या हुआ होगा, सिर्फ एक इतने से पेज को लेके 10 घंटे को मैच को एक इतने से पेज पे अच्छे से डिटेल में लिख डाला गया है। अब ये जो रिजल्ट्स आए हैं, इस रिजल्ट के बेसिस पे हम कुछ अजम्पशंस बना सकते हैं कि आने वाले मैचेस में वेस्ट इंडीज और आयरलैंड के बीच में कोई भी खेल होगा, तो जैसे क्योंकि पिछले वाले मैचेस में आयरलैंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी, तो उम्मीद करी जाती है कि आने वाले गेम्स में भी आयरलैंड की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। ऐसे कुछ अजम्पशंस बनाए जा सकते हैं और ये अजम्पशंस हम इसलिए बना पाते हैं क्योंकि हम इससे स्टडी कर पाते हैं, एनालाइज कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। तो ये देख के आपको एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा कि हम अब इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चीज जो हम पढ़ने जाएंगे वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो बच्चों सपोज करें कि आपकी क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं और आपकी क्लास में अचानक से एक दिन मैथ्स का टेस्ट हो गया 100 मार्क्स का। तो जो 30 स्टूडेंट्स के थे उनके डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आए आउट ऑफ 100। तो ये उनके मार्क्स लिखे हुए हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सब क्या है, डेटा है, ये न्यूमेरिकल डेटा है। तो अगर मैं आपके सामने ऐसे न्यूमेरिकल डेटा रख देता हूं तो आपको क्या इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा। आप सोचोगे पता नहीं क्या लिख दिया इतना सब कुछ, जहां देखो वही नंबर्स ही नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इस डेटा को थोड़ा रीडेबल बनाने के लिए हमें इसे अच्छे से प्रेजेंट करना होगा। तो इसको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। कैसी टेबल? टेबल बनाएंगे जिसमें एक कॉलम होगा मार्क्स का, MARKS, क्योंकि ये मार्क्स है, यहाँ पे मार्क्स लिखे जाएंगे। अब इस कॉलम में हम यहाँ पे सबके मार्क्स लिखेंगे और जो मार्क्स लिखेंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा, सबसे कम मार्क्स इसके हैं, उस बच्चे के इसके 10 मार्क्स आए हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10। इसके बाद 10 के बाद में कौन सा नंबर है, 20, तो यहाँ 20 लिख देते हैं। उसके बाद में कौन सा नंबर है, उसके बाद में है 36, तो यहाँ 36 लिख देते हैं। और ऐसे करते 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 हम सारे नंबर्स यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे मार्क्स अरेंज कर दिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पर ये देखिए यहाँ पे जो डेटा हमारे पास था वो तो 30 स्टूडेंट्स का था और यहाँ पे कितने लोगों के नंबर दिख रहे हैं, कितने लोगों के मार्क्स दिख रहे हैं, थोड़े कम लोगों के दिख रहे हैं। देखिए कैलकुलेट करते हैं कितने हैं, कितने क्या हैं। यहाँ पे सिर्फ 13 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं, ये सिर्फ 13 लोगों के मार्क्स हैं। पर स्टूडेंट तो 30 थे, 13 के मार्क्स कैसे रह गए? एक्चुअल में हुआ क्या कि यहाँ पे कई लोगों के सेम मार्क्स भी आए हैं। जैसे देखिए इस बच्चे के 36 आए और एक और बच्चा है जिसके 36 आए और एक और बच्चा है जिसके 36 आए। वैसे देखिए एक बच्चे के 40 मार्क्स आए, एक और बच्चा है जिसके 40 मार्क्स आए, एक और बच्चा है जिसके 40 मार्क्स आए, एक और बच्चा है जिसके 40 मार्क्स आए। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हम हमारी कैलकुलेशन को प्रॉपर करने के लिए, थोड़ा प्रेजेंटेशन को प्रॉपर करने के लिए यहाँ पे एक और कॉलम बना देते हैं। क्या कॉलम बनाते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कॉलम। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कॉलम में हम लिखेंगे कि जैसे 10 मार्क्स हैं तो वो कितने बच्चों के आए, 20 मार्क्स हैं तो वो कितने बच्चों के आए, 36 मार्क्स हैं तो वो कितने बच्चों के आए। ऐसा डेटा हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए, सिर्फ 1 के आए। 20 कितनों के आए, वो भी सिर्फ 1 के आए। 36 कितनों के आए, 36 3 के आए हैं, तो यहाँ 3 लिख दिया। 40 कितने लोगों के आए, 44 लोगों के आए, तो यहाँ 4 लिख दिया। ऐसे करते 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 मैं यहाँ पे पूरी ये टेबल भर देता हूँ। तो ये मैंने अपनी जो टेबल है उसमें डेटा पूरा फिल कर दिया। अब देखिए
ये जो टेबल बन के आई है हमारे सामने मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, इस टेबल को देख के हम कुछ ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। कैसे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि देखिए, जब क्लास में 30 स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया गया तो आउट ऑफ 100 मिनिमम मार्क्स कितने बच्चों के आए? सिर्फ एक बच्चे के। कितने आए? 10 मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितने बच्चों के आए? सिर्फ एक के। कितने आए? 95। सेकेंड मैक्सिमम मतलब सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स कौन से बच्चे के आए? कितने बच्चों के आए? 3 बच्चों के आए। कितने आए? 92 मार्क्स आए। 3 बच्चों के 92 मार्क्स आए। इस तरह से मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस कर सकता हूँ। अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि 40% या उससे ज्यादा जिसके मार्क्स आते हैं वो बच्चा पास हुआ है, उससे कम वाला फेल हुआ है। तो देखिए 40 मार्क्स लाने वाले 4 बच्चे हैं और 40 से ज्यादा लाने वाले सभी लोग हैं, और 40 से कम लाने वाले 3 + 1 + 1 टोटल 5 लोग हैं। मतलब 30 बच्चों की क्लास में 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फेल हो गए, बाकी सब लोग पास हो गए। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इनका अगर हम सम करेंगे तो क्या आएगा? बहुत ऑब्वियस सी बात है, आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ रहा होगा। ये आएगा टोटल हमारे पास 30, क्योंकि 30 स्टूडेंट्स के तो मार्क्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो टोटल कितना आया? 30। तो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो अभी हमें डिस्कस करनी जरूरी है और करनी भी चाहिए। देखिए यहाँ पे 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? 1। यहाँ पे 20 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? 1। यहाँ पे 36 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? 3। 40 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? 4। इट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1। 20 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1। 36 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3। 40 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 4। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या को बोल रहे हैं हम? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी से हमें यह पता लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है गिवन सेट ऑफ डेटा में। तो ये जो हमारी टेबल बनी है वो मार्क्स की और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की टेबल है, या फिर हम कह सकते हैं मार्क्स की और फ्रीक्वेंसी की टेबल है। तो इस टेबल से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? इस टेबल से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मार्क्स, जो भी अलग अलग मार्क्स हैं, वो कितने कितने बच्चों के आए हैं। तो इस टेबल को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और मोर प्रिसाइजली अगर हम इस टेबल को नाम देना चाहेंगे तो हम इससे बोलेंगे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहां अनग्रुप्ड वर्ड क्यों जोड़ा गया है ये आपको अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं।